नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम शुरुआत करेंगे भाषा से। भाषा संस्कृत के भाष धातु से निकला हुआ शब्द है। ये जो शब्द है भाषा, ये संस्कृत के भाष धातु से निकला हुआ है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। इस तरह से भाषा की परिभाषा क्या हो गई? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों या अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। अर्थात जिस माध्यम की मदद से, जिस साधन की मदद से हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को, हमारे दिल में और दिमाग में जो उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको, अपने अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। उसी माध्यम को, उसी साधन को भाषा कहते हैं। भाषा उस माध्यम को, उस साधन को कहते हैं जिस माध्यम या साधन की मदद से हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को, अपने अनुभवों को, हमारे दिल और दिमाग में उठ रहे भावों को, उद्गारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। उस साधन या माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो एक बार फिर से, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों या अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। अब कि हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको हम किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कई बार हम अपने विचारों को, मनोभावों को, अनुभवों को इशारे में अभिव्यक्त कर लेते हैं। संकेतों के मदद से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि किसी को बुलाने के लिए हम उसको ऐसे इशारा करते हैं। किसी को बैठने के कहने के लिए ऐसे हम इशारा करते हैं। किसी को खड़े होने के लिए हम ऐसे से इशारा करते हैं। किसी का अभिवादन करने के लिए हम ऐसे करते हैं। किसी को के प्रति गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसको मार दें, तो हम उसको ये इशारा करते हैं। ये क्या है कि मनोभावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए ये संकेत हैं, ये इशारे हैं। इसीलिए हमारे विचारों को, मनोभावों को, अनुभवों को प्रकट करने का यह जो माध्यम है, इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सांकेतिक भाषा। इस भाषा का हम और आप प्रयोग बहुत कम करते हैं। इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक गूंगे, बहरे लोग करते हैं, या वो लोग करते हैं जो गूंगे तथा बहरे दोनों हैं। इस सांकेतिक भाषा में टीवी पर समाचार भी आता है। कई बार आपने देखा होगा, ये गूंगे और बहरों के लिए समाचार होता है। कई बार हम अपने विचारों को, मनोभावों को, अपनी भावनाओं को
दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। तो वह भाषा मौखिक भाषा हो गई। अभी जो मैं आज जो कुछ भी आपको पढ़ाने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बोलकर ही कर रहा हूं। यानी कि इस वक्त मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं वो है मौखिक भाषा। कई बार हम अपने विचारों को, अपने मनोभावों को, अपने अनुभवों को लिखकर प्रकट करते हैं, और जब लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा है। क्या है? लिखित भाषा। अब आपको पढ़ाने के लिए इस बोर्ड पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, यानी कि यहां जो भाषा हमने प्रयोग किया पढ़ाने के लिए, ये सब क्या होगी? लिखित भाषा। और इसी बात को अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए जब मैं बोल रहा हूं, बोल बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है मौखिक भाषा। और इस लिखने और बोलने के साथ साथ कई बार मेरे चेहरे के भाव बदल रहे हैं, मेरे हाथों के भाव बदल रहे हैं। ये सांकेतिक भाषा का एक छोटा रूप है। यानी कि इस वक्त मैं सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा तीनों का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमने देखा भाषा के कितने रूप हो गए? भाषा के 3 रूप हो गए, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मैं लिखित भाषा की जब हम बात करते हैं, यानी कि यहां पर हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, यानी कि उस भाषा को लिखने की कोई तो विधि होगी, जिस विधि में हम लिखेंगे उस विधि को लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं को लिखने की अलग अलग विधियां हैं। यानी कि सभी भाषा की अपनी एक अलग लिपि है। उदाहरण के लिए संस्कृत, हिंदी और मराठी, इन तीनों ही भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इस देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और यह देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैं आपको अपना नाम लिख के दिखाता हूं, जय शंकर प्रसाद। आपने मुझे लिखते हुए देखा, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हुए गया मैं। यही है हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर लिखी जाती है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और यह लिपि भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। मैं अपना नाम इस रोमन लिपि में भी आपको लिख कर दिखाता हूं। रोमन लिपि में अपना नाम लिखूं तो ये बनता है जय शंकर प्रसाद। आपने देखा
इसे भी मैं बाएं से दाईं ओर लिखा। ठीक उसी तरह उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी, और यह लिपि दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। यानी कि इन जो दो लिपियों की चर्चा मैंने की, देवनागरी और रोमन, इससे ठीक विपरीत, उल्टा। देवनागरी और रोमन लिपियां जहां बाएं से दाएं की ओर लिखी जा रही थी, वहीं यह फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाएगी। वो भी मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। सेम अपना नाम अब मैं फारसी लिपि में लिखता हूं। तो देखिए, दाईं तरफ से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। देखा आपने, दाएं से बाएं की ओर लिखा मैं। ये है फारसी लिपि, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक इसी तरह पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। अब है कि दुनिया में जो हजारों भाषाएं हैं, उनमें से बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका कि अपना व्याकरण है, और वो भाषाएं व्याकरण के नियमों में बंधी हुई है। और जब भाषा व्याकरण के नियमों में बंध जाती है तो वो भाषा सुदृढ़ हो जाती है, वो भाषा ज्यादा शुद्ध हो जाती है। क्योंकि वो भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर ज्यादा शुद्ध, ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है, ज्यादा सटीक हो जाती है, इसलिए वो भाषा सर्वमान्य हो जाती है, सबके लिए मान्य हो जाती है। सभी लोग उसको सहज स्वीकार करते हैं, और ऐसी ही भाषा को कहते हैं मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक भाषा। और जो भाषा व्याकरण के नियमों में नहीं बंधी है, या जिस भाषा के पास अपना कोई व्याकरण ही नहीं है, उस भाषा को हम मानक भाषा नहीं कह सकते। तो इस तरीके से मानक भाषा क्या है? व्याकरण के नियमों से बंधकर बनी सर्वमान्य भाषा मानक भाषा है। अब हम इसके आगे देखते हैं। भाषा परिवार, जिस तरह से हमारा परिवार होता है उसी तरह से इन भाषाओं का भी परिवार है। जिस तरह से हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में कोई न कोई संबंध होता है, ठीक उसी तरीके से इन भाषाओं के परिवार में भी जो भी भाषाएं शामिल होती हैं, उनके बीच में कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई समरूपता जरूर होती है। दुनिया में ये 14 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, जिसको कि भारत हित्ती भी कहते हैं, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल अल्टाइक, चीनी या एकाक्षरी, द्रविड़, मलय, पॉलिनेशियन, बांटू, बुशमैन, सूडानी, ऑस्ट्रेलियन, पापुआन, रेड इंडियन, काकेशी, जापानी, कोरियाई। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, जिससे हमारा करीबी रिश्ता नाता है, वो है भारोपीय, जिसको कि भारत हित्ती भी कहते हैं। ध्यान दें इस नाम पर, भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। भारत हमारा देश और यूरोप महादेश में आने वाले सारे
देश, यूरोपीय देश, भारत और यूरोपीय देशों को मिलाकर यह बना भारोपीय। यानी कि जाहिर सी बात है कि हमारे देश की भाषाएं और यूरोपीय देशों की भाषाएं इस परिवार में अधिकांश रूप से शामिल होंगे। जब इसका दूसरा नाम देखते हैं भारत हित्ती, मतलब भारत के हित वाले जो भाषाएं हैं उनका परिवार। इस नाम से भी यह बात जाहिर होता है कि इसमें मुख्य रूप से हमारे भारत देश की भाषाएं शामिल होंगे। तो यह है भारोपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में यूरोप के देशों की भाषाएं शामिल हैं, अमेरिका के देशों की भाषाएं शामिल हैं, एशिया महादेश के भी देशों की भाषाएं शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया महादेश के भी देशों की भाषाएं शामिल हैं। 6 महादेश हैं दुनिया में, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एंटार्क्टिका। इन 6 महादेश में से एक महादेश आप छोड़ दीजिए, एंटार्क्टिका, बच गए 5 महादेश। उन 5 महादेशों की भाषाएं इस परिवार में अधिकांश रूप से शामिल है। ऐसा नहीं है कि 100% इन 5 महादेश में जितनी भी सारी की सारी भाषाएं वो सब इसी एक परिवार में शामिल है, ऐसा नहीं है। अधिकांश भाषाएं इस परिवार में शामिल है। एशिया महादेश के देशों की भाषाएं शामिल है। यूरोप जो महादेश है, उस यूरोपीय देश यानी कि यूरोप महादेश के देशों की भाषाएं भी इसमें शामिल है। आपको अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महादेश हैं। इन दोनों ही महादेशों की भाषाएं इसमें शामिल हैं। अफ्रीका महादेश की भी भाषाएं शामिल है, उनकी संख्या लेकिन बहुत कम है, इसीलिए उस महादेश का यहां पर जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफ्रीका महादेश की कोई भी भाषा इस परिवार में शामिल है, नहीं है, ऐसा नहीं है लेकिन बहुत कम। और 5 ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, तो वहां की भाषा भी, कुछ भाषाएं भी हमारे इस भारोपीय भाषा परिवार में शामिल हैं। मुख्य रूप से इस भारोपीय परिवार में जो भाषाएं शामिल हैं वो है हमारे खुद के देश की, भारत देश की भाषाएं। हमारे देश की मुख्य जो भाषाएं इस भारोपीय परिवार में शामिल हैं वो है हिंदी, सिंधी, पंजाबी, काश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया, उर्दू। तो ये भाषा परिवार। अब हम बात करते हैं कि भारतीय भाषाओं की एक रूपता क्या है। तो भारतीय भाषाओं की एक रूपता के पीछे 2 आधार हैं। पहला आधार यह है कि भारत की लगभग सभी भाषाओं का जन्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से हुआ है। पहला आधार क्या है कि हमारे भारत देश की लगभग सभी भाषाओं की उत्पत्ति, लगभग सभी भाषाओं का जन्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से हुआ है। चूंकि लगभग सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए उनमें एकरूपता तो स्वाभाविक है। दूसरा आधार यह है कि हमारे भारत देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, वो सभ्यता और संस्कृति अपना छाप, अपना प्रभाव भारत के इन सभी भाषाओं पर डाले हुए है, छोड़े हुए है, इसलिए भी उनमें एकरूपता आती है। यानी कि भारतीय भाषाओं में जो एकरूपता आती है
एक इस वजह से कि लगभग उन सभी भाषाओं की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से हुई है। दूसरे, उन सभी भाषाओं पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का थोड़ा या ज्यादा कमोबेश असर है, प्रभाव है, छाप है। इसलिए भारतीय भाषाओं में एक रूपता देखने को मिलती है। अब भारतीय भाषाओं पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं पर दुनिया के अन्य देशों के भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए तो वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा सब कुछ लेकर के आए थे और यहां आकर के उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वो यहीं के होकर के रह गए। जाहिर सी बात है, उनकी भाषा ने हमारी भाषा को प्रभावित किया और हमारी भाषाओं ने उनकी भाषा को प्रभावित किया और इस तरीके से मुगलों की भाषाओं और का प्रभाव हमारी भारतीय भाषाओं पर पड़ा। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ ब्रिटेन से लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए, अंग्रेज यहाँ पर आए और काफी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया, भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखा। तो उनकी जो भाषा थी अंग्रेजी, उस अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हमारे इन भारतीय भाषाओं पर पड़ा। ठीक उसी तरह पुर्तगाल के भी लोग आए और हमारे देश के एक हिस्से को पुर्तगालियों ने भी अपना उपनिवेश बनाया और काफी लंबे समय तक उन्होंने भी अपने उस उपनिवेश पर शासन किया। तो उनकी जो भाषा थी पुर्तगाली, उसका भी प्रभाव हमारे भारतीय भाषाओं पर पड़ा। ठीक इसी तरह डेनमार्क के भी लोग आए, स्वीडन के भी लोग आए और कई अन्य सारे देशों के भी लोग आए, फ्रांस के भी लोग आए। फ्रांस ने भी हमारे देश के एक हिस्से को अपना उपनिवेश बना रखा था और वो उपनिवेश भी बहुत लंबे समय तक रहा। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के लोगों की जो भाषा है फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा का भी प्रभाव हमारे भारतीय भाषाओं पर पड़ा। डेनमार्क के भी, स्वीडन के भी भाषाओं का प्रभाव हमारे भारतीय भाषाओं पर, हमारे देश के भाषाओं पर पड़ा। इस तरह से कई सारे दुनिया के कई सारे देशों के लोग, कोई हमें आकर के हमारे देश के कुछ हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाए, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, यहाँ पर वो बस गए तो उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं को उन्होंने प्रभावित किया। बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आए या अन्य कई सारे बहाने लेकर के वो आए और यहाँ आकर के काफ़ी लंबा समय अपना यहाँ पर बिताए और फिर उन्होंने अपनी भाषा की मदद से हमारी भाषाओं पर प्रभाव छोड़ा और हमारी भाषाओं का प्रभाव उन्होंने अपनी भाषाओं में भी ले लिया। तो इस तरीके से भारतीय भाषाओं पर बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे देशों के भाषाओं का प्रभाव पड़ा हुआ है। भाषा के विविध रूप, एक रूप है भाषा की बोली, दूसरा है उपबोली और तीसरा है भाषा। जब भाषा के पास अपना व्याकरण होता है, भाषा अपने व्याकरण के नियमों से बंध जाती है, सर्वमान्य रूप ले लेती है, तो वो भाषा भाषा हो जाती है। यानी कि भाषा के उसी रूप को, जिस भाषा के रूप को ग्रामर के नियमों में बांधकर, व्याकरण के नियमों में बांध करके रखा गया है और उसको सर्वमान्य बनाया गया है, उसको हम भाषा कहते हैं। और यह भाषा एक बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखती है। बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों के द्वारा उसका
अपना अभिव्यक्ति में, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो या लिखित अभिव्यक्ति हो, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। भाषा का वही रूप भाषा है। परंतु भाषा का एक ऐसा रूप भी है जिसके पास अपना व्याकरण नहीं होता, जो व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा हुआ है, और वो एक छोटे क्षेत्र में ही अपना प्रभाव रखती है। बहुत कम लोगों में ही उसकी मान्यता होती है। भाषा के ऐसे रूप को बोली कहते हैं, और ये बोली थोड़े थोड़े दूरी के अंतराल पर बदलती चली जाती है। इसीलिए एक कहावत भी है कि हमारे देश में कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। हमारे देश में कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, यानी कि लगभग 1 कोस की दूरी जाने पर पानी का स्वाद बदल जाता है। हमारे गांव में पानी जो निकलता है, जो पानी हम अपने घर में पीते हैं, उसका जो स्वाद होता है, वही 1 कोस के दूरी पर जाने पर कोई पानी का स्रोत मिलता है, उसका पानी पीते हैं तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। तो इस तरीके से लगभग 1 कोस की दूरी पर पानी बदल जाता है और लगभग 4 कोस की दूरी पर वाणी बदल जाता है। यानी कि लोगों की जो बोली है, जो बोलने का लहजा है, बोलने का जो ढंग है, अपनी बोली में जो शब्दों का वो जो प्रयोग करते हैं, शब्दों का जिस ढंग से वो उच्चारण करते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से जो बोली होती है वो एक छोटे दायरे तक सीमित रहती है। उसके पास अपना कोई व्याकरण नहीं होता है, वो व्याकरण के नियमों में बंधी नहीं होती है, और कम लोगों में ही वो मान्य होती है। ठीक उसी तरह जो उपबोली होती है, उसका दायरा और छोटा होता है। उसका दायरा जो है, उसका जो प्रचार प्रसार है, बोली के क्षेत्र से भी छोटे क्षेत्र में होता है, सीमित होता है, और उसके पास भी कोई व्याकरण नहीं होता, और वो भी व्याकरण के रूपों से बधी हुई नहीं रहती है। तो एक बार फिर से आपको मैं दोहरा दूं कि सब बहुत बड़े क्षेत्र में भाषा का जिस रूप का प्रयोग होता है, भाषा के जिस रूप के पास व्याकरण होता है, भाषा का जो व्याकरण क्रम में पता होता है, भाषा के जिस रूप में सर्वाधिक लोगों की मान्यता होती है, सर्वाधिक लोग अपने विचारों को, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए लिखित या मौखिक रूप में भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं, वो भाषा है। और भाषा का जिस रूप का प्रयोग एक छोटे स्तर पर होता है, छोटे छोटे क्षेत्र में होता है, कम लोगों के द्वारा मान्य होता है, जिसके पास व्याकरण नहीं होता, जो व्याकरण के नियमों में बंधा नहीं होता है, और उसका लोग प्रयोग मौखिक रूप में करते हैं, लिखित रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो है बोली। और भाषा का जो रूप बोली से भी छोटे क्षेत्र में है, इस्तेमाल में है, प्रयोग में है, जिसके पास भी ग्रामर नहीं है, ग्रामर के व्याकरण के नियमों में वो नहीं बंधा हुआ है, और लोग उसका भी प्रयोग सिर्फ अपने विचारों, मनोभावों को प्रकट करने के लिए मौखिक रूप में ही करते हैं, लिखित रूप में नहीं करते हैं, तो उसे हम उपबोली कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा और व्याकरण में संबंध की। भाषा और व्याकरण में ही संबंध है कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, भाषा को सुदृढ़ बनाने का काम करता है और सर्वमान्यता प्रदान करता है। इसलिए व्याकरण होना चाहिए। व्याकरण भाषा को ताकि सर्वमान्यता प्रदान करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मान्यता हो, बड़े से बड़े क्षेत्र में उसकी मान्यता हो, उसका लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयोग हो, वो शुद्ध हो, सुदृढ़ हो। तो यह है संबंध भाषा और व्याकरण में। और बात करते हैं भाषा का महत्व का।
अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया, बताया और समझाया, उससे आपको एक बात समझ में तो कुछ हद तक जरूर आ गई होगी कि आखिर भाषा का क्या महत्व है। अगर भाषा ना हो तो इंसान अपने विचारों को, अपने मनोभावों को, अपने दिल और दिमाग में, मन और मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों को, भावों को, उद्गारों को, वो अपने अनुभवों को, अपने संदेशों को दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता, दूसरों के समक्ष वो व्यक्त नहीं कर सकता, उसको प्रकट नहीं कर सकता, उसकी अभिव्यक्ति वो नहीं कर सकता है, और इससे जनसंपर्क बिल्कुल ही टूट जाएगा। लोगों के बीच का जो संबंध है वो टूट जाएगा, और दुनिया में जो आर्थिक और अनार्थिक बहुत सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगे। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए, दुनिया के लोगों के बीच में संपर्क कायम रखने के लिए, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को जारी रखने के लिए, सभी मनुष्यों का जो विचार है, उनके जो भाव हैं, अनुभव हैं, ज्ञान हैं, उनको आपस में एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, विचारों को, ज्ञानों को, अनुभवों को संजोकर रखने के लिए भाषा जरूरी है। इसीलिए मानव जीवन में भाषा का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। अब हम अगली क्लास में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज भाषा के बारे में पढ़े, फिर अगली क्लास में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी हिंदी भाषा पर फोकस करेंगे।